वेलकम गाइस तो 12th पॉलिटी क्लास लेक्चर। अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुका है। फंडामेंटल राइट हम लोग उस दिन शुरू कर चुका था, ठीक है। फंडामेंटल राइट शुरू किया था और उसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 12 पढ़ लिया था, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 पढ़ लिया था ना। आर्टिकल 12 में हम लोग ये बोला था कि इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 में हम लोग ये बताया था कि इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ लॉ, इट डिफाइंस लॉ, ठीक है। व्हाट इज नॉट लॉ ये डिफाइन किया था, ये हम पहले बता लिया था, ठीक है। तो इतना तक हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। अभी हम लोग रियली फंडामेंटल राइट में क्या है वो उधर में घुसेगा, ठीक है। उधर उस वो घुसने से पहले हम लोग पहले देखिए कि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, ठीक है। नेचर हम कुछ कुछ बता भी चुका है, ठीक है। फर्स्ट हम क्या बोला था, इट इज ए इंडिविजुअल राइट, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर इंडिविजुअल राइट। सेकेंड पॉइंट ये है, इट इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ ना, या तो जस्टिसेबल जो हम बताया था, ठीक है। तो एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब यह है कि अगर स्टेट वायलेट करेगा ना, इफ स्टेट वायलेट्स, आप लोग मेरा वो जो लेक्चर नंबर 3 में जो हम नोट्स शेयर किया था डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, ठीक है। हम पूरा नहीं लिख रहे। अगर स्टेट वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तब हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिविजुअल अगर वायलेट करेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, हम लोग पुलिस के पास जा सकते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल में हम दो चीज़ उस दिन बताया था, ठीक है। इंडिविजुअल से अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो चीज़ में एक्सेप्शन है, ठीक है। दो चीज़ में उस दिन भी हम बताया था, अगर इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अगर वो केस में अनटचेबिलिटी अगर वो कर रहा है, ठीक है, किसी को अनटचेबल है बोल रहा है या बिहेव कर रहा है ऐसा, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये दो चीज़ में आप इंडिविजुअल होने से भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ठीक है। सो मेनली तो वो स्टेट के लिए ही है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए भी है। जब अगर आप ये कर रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये सब हम बता चुका है, ठीक है। नहीं तो इंडिविजुअल लोग पुलिस के पास जा सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट हम बताया था कि ये लिमिटेशंस है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑन स्टेट्स पावर, ठीक है। स्टेट का पावर के ऊपर में लिमिटेशंस है, ये हम बता चुका है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कोई एग्ज़ाम में यही चीज़ को देखो, आप लोग का यूपीएससी एग्ज़ाम में ये जो 2020 का जो यूपीएससी एग्ज़ाम में लिमिटेड गवर्नमेंट बोल के एक क्वेश्चन आया था ना, आप लोग को याद होगा, हम डिस्कस भी किया था लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एग्ज़ाम में ये लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं करके, ठीक है, देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट, ठीक है। क्या है, देखो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट मतलब क्या है कि स्टेट को वो करना है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन मतलब स्टेट को वो नहीं करना, समझ में आ रहा है ना, उसको वायलेट नहीं करना है। तो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना है, इसलिए फंडामेंटल राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ नेचर, इट्स नॉट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है। एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है मतलब क्या है, जैसा राइट टू इक्वालिटी, हम लोग का एक
ये ना, तो आप तो बोलेगा कि तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, मेरा पास तो पैसा नहीं है, ठीक है, नहीं ये बोलता ना, तो इक्वल तो हुआ ही नहीं, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ क्या, नहीं, ऐसा नहीं बोलता, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ में आपको आपका राइट टू इक्वलिटी को तोड़ सकता है, ठीक है, वो सब हम लोग बाद में पूरा वो देखिएगा। इसका असली मीनिंग क्या है वो जब हम लोग आर्टिकल 14 से शुरू करेंगे ना पढ़ना, 12 13 तो हम लोग पढ़ लिया, ठीक है, 14 से पढ़ना जब शुरू करेंगे तब हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि ये एब्सोल्यूट नहीं, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, मैंने क्या है कि हर जो फंडामेंटल राइट है ना उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, अगर हम लोग आर्टिकल 16 देखिएगा ना, आर्टिकल 16 में अभी के लिए हम बता रहा है, आर्टिकल 16 में क्या है कि जॉब में कोई भी एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी होना है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, ऐसा है, ठीक है, ये आर्टिकल 16 के अंदर में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। लेकिन इसका भी ये जो हम बात बोला है वो सेंटेंस का भी, वो स्टेटमेंट का भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जैसा हम लोग को एसटी या एससी का हिसाब से वो लोग को क्या दे सकता है, हम लोग रिजर्वेशन दे सकता है, मतलब डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे तो अभी थोड़ी देर पहले हम बोला था कि जॉब में या कोई भी एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, लेकिन यहाँ तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, ठीक है, एसटी एससी को ये रिजर्वेशन दे रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ये जो क्या है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का अंदर आ गया, ये जस्ट हमें एग्जांपल एक तो दिया है, ठीक है, और अभी हम जब हम लोग आर्टिकल 14 से पढ़ना शुरू करेंगे और भी हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अच्छा अच्छा, इसमें भी ये जो एब्सोल्यूट वाला जो चीज़ है ना, ये क्या वाला है, नॉट एब्सोल्यूट है ना, लेकिन ये दो चीज़ तभी भी एब्सोल्यूट ही है, ये राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ना, ये दोनों एब्सोल्यूट ही है, ठीक है, इसका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकता कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हम अनटचेबिलिटी करेगा, हम दूसरा को तुम अनटचेबल है बोल के बोलेगा, ऐसा नहीं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, ये हर समय के लिए एब्सोल्यूट है, समझ में आ रहा है ना। तो एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट, ABCD दे देगा, तो देखो तब मार लेना, ठीक है, ये दोनों एब्सोल्यूट है, ठीक है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग नेचर डिस्कस कर रहा है, ठीक है, नेचर डिस्कस कर रहा है। अच्छा, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी हम एक क्वेश्चन पूछेगा, हमको पता है कि फंडामेंटल राइट में मेरा राइट्स होता, अभी हम आप लोग को पूछ रहा है कि क्या अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग पार्ट्स में क्या राइट्स है क्या, और अदर राइट्स है ऑब्वियसली, हम लोग डिस्कस किया था ना, याद है ना, ठीक है, इसका आंसर यस है, ठीक है। हम लोग डिस्कस किया था कि आर्टिकल 300A में क्या है, हम लोग लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था ये, ठीक है, ये क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी ना, तो ये भी एक राइट है, ठीक है। जैसा आर्टिकल यहाँ पे देखो हम यहाँ पे जो भी आर्टिकल को मेंशन करेगा ना, वो आर्टिकल लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम मेंशन कर रहे हैं, तो वो लोग को याद कर लेना है, ठीक है। जैसा राइट टू वोट, वो तो बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है ना, तो आपका तो इसको याद कर लेना है, 326, ठीक है, 3 2 6 टाइप का, ठीक है, तो राइट टू वोट याद करना है, ठीक है। राइट जैसे 301 आर्टिकल, राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ऐसा, ठीक है, बहुत सारा राइट्स। अभी हम जब DPSP जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ना, DPSP मतलब पार्ट कितना बताओ, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे ना, हम इसको भी प्रूव करेगा कि ये भी राइट है एक्चुअली, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं कि DPSP राइट नहीं है सोचता है, लेकिन हम बताएगा कैसा है ये राइट कैसा है बताएगा, ठीक है, ओके। अच्छा,
नाउ क्वेश्चन, अभी तक तो हम लोग इतना क्लियर हो गया कि क्या क्या है नेचर एंड क्या क्या है मेरा ये राइट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारा है, ठीक है। आंसर यस है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या फंडामेंटल राइट को आप बदल सकता है क्या, अमेंड कर सकता है क्या? तो अमेंडेबिलिटी, अमेंडेबिलिटी, अमेंड कर सकता है क्या, अमेंडेबल है कि नहीं? तो ऑब्वियसली यस ना, यस। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही बोला है कि देखो ये जो कहाँ गया, राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो पहले फंडामेंटल राइट में था, फंडामेंटल राइट से हटा गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल अमेंडेबल है, ठीक है, मतलब चेंज कर सकता है, अमेंडेबल, ठीक है। इसका पीछे में बहुत सारा विवाद हुआ था, ठीक है, हम थोड़ा सा आपको बताएगा, ठीक है। हालांकि आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, इसको नहीं बताने से भी होना था, लेकिन बताने से आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, ठीक है। ये कैसा अमेंडेबल हुआ, ठीक है, ये अच्छा। तो इसको पढ़ने से देखो आपको बहुत मजा लगेगा, जब अभी हम ये कहानी आपको बता देगा ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा पॉलिटी क्या होता है, ठीक है। दो चीज आपको यहां पे देखना है। देखो आर्टिकल 13 उस दिन हम लोग पढ़ा था, क्या था आप बताओ? जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछना है आप खुद को जवाब देना है, ठीक है, तब जाके आप लोग का अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग इंटरेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम साइकोलॉजी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हमको ये पता है कि जितना आप वीडियो होने से भी आप जितना इंटरेक्ट करेगा क्लासरूम में, ठीक है, तो उतना ही आपका मतलब मेमोरी में बैठेगा वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए वो करो, आप जितना हो सके इंटरेक्ट करो ये वीडियो के साथ, ठीक है ना। आर्टिकल 13 में हम लोग क्या बोला था, इट डिफाइंस क्या, लॉ, ठीक है, लॉ डिफाइन करता है, हम बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या बोला था, कोई भी चीज़ जो भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसा लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। क्या बोल रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट कैनॉट मेक एनी लॉ विच शैल वायलेट फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये तो हम लोग क्लियरली हमको पता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आर्टिकल 38 एक बार खोल के देखो आप, ठीक है, गूगल करो या जो भी करो, ठीक है, या तो आपका पास गूगल नहीं करने से भी आपका पास एक वो होने से ठीक है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल के एक किताब आता है, ठीक है, वो होने से बहुत अच्छा है, आप रख लेना चाहिए अपना पास, ठीक है। वो सिर्फ सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बोल के नहीं है, वो तो मतलब चाहिए ही है ना, ठीक है। एज ए इंडियन सिटीजन वी शुड हैव, ठीक है, वन कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ आर्टिकल जो 368 है, ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखो, आप खोल के देखो एक बार, लिखा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या बोल दिया, क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां क्या लिखा है 13 में कि आप मेरा फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता, मतलब आप फंडामेंटल राइट को आप मतलब अमेंड नहीं कर सकता, ऐसे बोला ना आर्टिकल 13 में, मतलब क्या है, अगर आप फंडामेंटल राइट को आप वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था, ठीक है, जब से ये शुरू हुआ, ठीक है, जब से हम लोग का ये बना ना कॉन्स्टिट्यूशन कब हम लोग का एनफोर्स हुआ है, आपको बार बार हम याद करा रहा है, जल्दी बताओ। 26 जनवरी 1950 में मेरा क्या हुआ, एनफोर्स हो गया था ना हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एनफोर्स हो गया था ना, इनैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ई माने एनफोर्स दे, हाँ, इनैक्ट फिर अलग है। इनैक्ट कब हुआ है जल्दी बताओ, आपको फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया क्या, नहीं फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया होगा, ठीक है, आप देख लेना सेकेंड लेक्चर था कि थर्ड लेक्चर था ना। देखो इनैक्ट कब हुआ आप लोग को याद होना है, कब, 26 दिसंबर कब, 1949, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इनैक्ट अलग होता है, एनफोर्स अलग होता है, ठीक है। नाउ अभी देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, पार्लियामेंट
किसी कोई भी पार्ट को चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। 13 क्या बोल रहा है, नहीं आप हमको छू ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। अमेंडेबल है कि नहीं वो तो बाद में आया, अभी ये जो यस हम बोल रहे हैं ना, ये तो बाद में हम लोग को पता चला है कि यस है कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी हिस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो 1951 में क्या हुआ, नेहरू का गवर्नमेंट था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट में था, ठीक है। नेहरू एक फर्स्ट अमेंडमेंट लाया, ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया, ठीक है। वहां पे क्या था कि बोला कि हमको जैसा ये आर्टिकल 15 और 16 में, अभी थोड़ा सा यहां ध्यान दोगा, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो। आर्टिकल 15 और 16 क्या है हम थोड़ा सा बता देगा, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, ऐसा है, ठीक है। कोई भी चीज में, कोई भी ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, एजुकेशन में ना। 16 भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना ये है, लेकिन ये स्पेशली फॉर एम्प्लॉयमेंट या जॉब, ठीक है। हम थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था, ठीक है। 15 में क्या है, जनरल में, ठीक है, आप नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, RRCSP, ये याद रखना, ठीक है। ये 15 का है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, RRCSP। इसको हम बाद में पढ़ाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि आर्टिकल 15 में क्या बोला है कि जनरली हम लोग माने ये इन जनरल सेंस हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 16 में क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट में भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बोला था, ठीक है। लेकिन नेहरू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, ये आर्टिकल 15 और 16 को चेंज किया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। बोला कि नहीं हमको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ST लोग बहुत पीछे है, SC लोग बहुत पीछे है, रिजर्वेशन दो। किसको किसको, ST SC को। समझ में आ रहा है। तो देखो जब रिजर्वेशन दे दिया ना, तो अमेंड किया ना आप, कौन अमेंड किया है, नेहरू अमेंड किया, नेहरू गवर्नमेंट अमेंड किया, ठीक है। किसको अमेंड किया, 15-16, और 15-16 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है ना। अभी देखो, अभी उसको चैलेंज कर दिया, ठीक है, शंकरी प्रसाद, ये केस को शंकरी प्रसाद केस बोलता है, ठीक है, शंकरी प्रसाद। ये सब आपका ये उधर में दिए कि नहीं दिए पता नहीं, ठीक है, देख लो अगर उधर लक्ष्मीकांत में दिए कि नहीं दिए। क्लास में तो हम इसको पढ़ाया था, ठीक है। शंकरी प्रसाद वर्सेस, आप लोग पूरा लिख लें, हाँ, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ठीक है। इसमें क्या चैलेंज हो गया, इसमें ये चैलेंज हो गया, ऐसा बोला है, आई आप आर्टिकल 13 नहीं पढ़ा है क्या नेहरू साहब, आप आर्टिकल 13 नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 13 में ये बोला है कि आप फंडामेंटल राइट को आप छू ही नहीं सकते। आप छुआ कैसा, आप आर्टिकल 13 को ही वायलेट कर दिया आप, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट को कैसा चेंज कर दिया, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बोल के केस लगा था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो ये चैलेंज हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया, ठीक है, चैलेंज। नाउ सुप्रीम कोर्ट सुना, दोनों का दलील सुना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसका भी सुना, शंकरी प्रसाद तरफ का, और यूनियन ऑफ इंडिया तरफ को भी सुना। यूनियन ऑफ इंडिया बोला नहीं, आर्टिकल 13 ऐसा बोलता होगा, हमको पता नहीं, लेकिन आर्टिकल 368 हमको बोलता है कि आप अमेंड कर सकता है कोई भी पार्ट को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट तो इंटरप्रेटर है ना, है कि नहीं। हम बोला था JE और L, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लेजिस्लेटिव विंग क्या करता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव विंग क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है लॉ को। और जुडिशियरी क्या करता है, इंटरप्रेट करता है लॉ को, ठीक है ना। तो इंटरप्रेटर आ गया, सबसे बड़ा इंटरप्रेटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट दोनों का सुना, ठीक है। चलो, दोनों ही खतरा बात तो कर रहा है, दोनों ही पॉइंट बात तो कर रहा है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेके कर रहा है, ठीक है। तो इसका बाद क्या हुआ, थोड़ा सा रुको, मेरा एक कॉल आ रहा है, इसको काट लेता है।
ओके अच्छा अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ से सुना, ठीक है। इसके बाद बोला आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है ना, आर्टिकल 13 का जो लॉ वर्ड है ना, लॉ, ये सब ऐसा इतना डेप्थ में नहीं आएगा, कहानी को सिर्फ याद करके रखो, हल्का से लिख के रखो, ठीक है। लॉ जो है आर्टिकल 13 में, ये जो वर्ड जो है ना, इसका मीनिंग ये है कि होगा, इतना लंबा हम नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ ये समझो कि आर्टिकल 13 जो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है, बोल रहा है कि आर्टिकल 368 ज़्यादा पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट उसमें ऐसा ही बोला था, ठीक है। उसका डिटेल हम बताने जा रहा था, लेकिन हो जाएगा, छोड़ दो, इतना डेप्थ में आपको जानना भी नहीं। सिर्फ ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट बोला आर्टिकल 368 इज सुपीरियर देन आर्टिकल 13। समझ में आ रहा ना, मतलब ये है कि नेहरू जो किया है वो राइट किया, और इनफैक्ट उस समय में नेहरू का जो वो था क्या बोलता है स्टेचर ना, बहुत हाई था, ठीक है, नेहरू को सब मानता था, तो रॉन्ग नहीं किया होगा, ऐसा सोचा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का हिसाब से क्या है, पार्लियामेंट कैन अमेंड, ठीक है, फंडामेंटल राइट। समझ में आ गया ना। नाउ देखो, तो नेहरू खुश हो गया, ठीक है, नेहरू खुश हो गया। फिर लेकिन जब बार बार चेंज हो रहा था ना, बार बार ये फंडामेंटल राइट चेंज हो रहा था ना, तो 1965 में भी और एक केस हुआ था, सज्जन सिंह केस, ठीक है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। इतना याद नहीं करना है, कुछ याद करना है, जिसको हम बाद में बता देगा, कोई केस को याद करना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला को। तो इसमें भी बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, आप क्या बात कर रहा, हम आप लोग को इधर में बता ही चुका है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑल्सो, ठीक है, मतलब आर्टिकल 368 13 से ऊपर है, बता ही चुका है, बार बार क्यों पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी सेम जजमेंट हो गया, ठीक है। नाउ 1967 में, ठीक है, 1967 में क्या हुआ, गोलकनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस में क्या हुआ, देखो एक चीज जानो पहले, इसमें 11 जज बेंच बैठा था, जज का बेंच होता है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा समझ लो, देखो क्या होता है, सपोज आप ये करने जाएगा ना, आप कोर्ट में वो करने जाएगा कि मेरा कुछ हुआ है बोल के बताने जाएगा ना, ये मेरा प्रॉपर्टी ले लिया ऐसा ना, तो फर्स्ट में वन जज बैठेगा, ठीक है। फिर उसका अगर आपको ये क्या होता है जजमेंट पसंद नहीं है, तो आप नेक्स्ट बेंच घुसेगा, ठीक है, उसमें 3 जज होगा, 1 के बाद 3 जज, ठीक है। फर्स्ट बेंच में आपको मज़ा नहीं लगा, ठीक है, उसका जजमेंट, तो 3 बेंच सुनेगा आपका दलील को, ठीक है। अभी 3 वाला में भी आप सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो 5 जज बेंच बैठेगा, ठीक है। ऐसा सपोज ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपका क्या बोलता है, सपोज 5 बेंच हो गया, ठीक है, 3 का बाद ये 5 होता है, ठीक है, 5 का बाद 7। अच्छा ये ऑड नंबर में क्यों हो रहा है, पता चल रहा है ना, ये 3 क्यों है, देखो अगर 2 है ना, एक बोलेगा एक आपका फेवर में देगा, एक बोलेगा कि नहीं उसका राइट है, तो फंस जाएगा ना, तो इसलिए तीसरा वाला जिस तरफ चला जाएगा वो मेजॉरिटी वोट में वो वाला डिसीजन जो राइट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। कोर्ट में कैसा काम करता है समझ गया ना। अच्छा सुनो तो ऐसा होते होते तो ये सब का कि ये आर्टिकल 368 बढ़ा है ना, 13 बढ़ा है, इसके ऊपर में तो बहुत सारा ये हुआ है ना, बहुत सारा केसेस हुआ है, इसलिए गोलकनाथ वर्सेस केस में 11 जज बैठा था, 11 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और 11 में से भी 6 एक टाइप का जजमेंट दिया था और 5 जज एक टाइप का जजमेंट दिया था, इसलिए ये 6 वाला जो राइट हो गया, ठीक है। अभी सुनो
ध्यान से सुनेगा, ठीक है। 6:5 स्प्लिट डिसीजन हुआ था, ठीक है। स्प्लिट डिसीजन माने आधा आधा। अच्छा देखो, ये वाला लोग बोला है कि नहीं, आर्टिकल 368 ही पावरफुल है, ठीक है। आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 से ज़्यादा सुपीरियर है, ये बोला नहीं। आप लोग ऐसे आर्टिकल 368 को यूज़ करते करते आप लोग फंडामेंटल राइट को बार बार ख़त्म करते जाने से एक बार तो आप लोग फंडामेंटल राइट को ही ख़त्म कर देगा। ये क्या बात हुआ है, फंडामेंटल राइट ही ख़त्म हो जाए तो फिर कैसा होगा, ये नहीं होगा। इसलिए ये 6 वाला मेजॉरिटी हो गया ना, इसलिए ये वाला जो प्रिवेल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था, नहीं क्या बोला, ये रिवर्स कर दिया, रिवर्सेस अर्लियर डिसीजन। अर्लियर डिसीजन माने ये 2 डिसीजन में, ठीक है, 1951 और 65 में जो भी हुआ था, ठीक है, शंकरी सज्जन सिंह और इसमें मेरा ये इसमें शंकरी प्रसाद में, ठीक है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में जो बोला था वो जो रॉन्ग है हम अभी रिवर्स कर रहे हैं। तो गोलकनाथ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोलकनाथ केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट की, हम रिवर्स कर रहा है अर्लियर डिसीजन, ठीक है। और क्या बोला, ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये बोला, ये तो एक किया ये, और ये बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट, क्या बोला है, कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। देखो अभी क्या हो रहा है, पहले तो बोला फंडामेंटल राइट को आप लोग कर सकते बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं आप नहीं कर सकते गोलकनाथ केस में, ठीक है, 1967 में। तो सब लोग वो हो गया, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, ठीक है। तो पार्लियामेंट वाला लोग को मज़ा नहीं आया, क्योंकि पार्लियामेंट का आप पावर को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, आप कैन नॉट बोल दिया तो कैन नॉट अमेंड बोल दिया, ठीक है। और ये कब, अभी आपको थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा जानना है, देखो ये 1967 चल रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को क्या बोला है, पार्लियामेंट का पावर को पूरा गिरा दिया, पार्लियामेंट का पावर को नीचे कर दिया ना, है कि नहीं, ठीक है। तो उस समय में इंदिरा गांधी था, 1967 मतलब इंदिरा गांधी, मैडम इंदिरा गांधी को मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो बोला अच्छा आप क्या किए, आप एक इंटरप्रिटेशन किया ना, जस्ट इंटरप्रिटेशन किया, आर्टिकल 13 को आप इंटरप्रेट किया ना, और उसमें जो लॉ लिखा हुआ है आप उसको बोला है कि वो लॉ हर लॉ है, ऐसा बोला है। तो हर लॉ में आर्टिकल 13 में हम लोग लॉ डिस्कस किया था, याद है ना। तो इधर में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, ये लॉ जो है, ये लॉ मतलब कुछ भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, जो भी लिखा है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 13 में जो लॉ है उसका अंदर में आर्टिकल 368 भी आ जाएगा, मतलब आर्टिकल 3 इज सुपीरियर देन आर्टिकल 368। ये कब बोला, गोलकनाथ केस, समझ में आ रहा ना। आर्टिकल 13 में जो लॉ वर्ड है उसी का अंदर में आर्टिकल 368 भी उसका अंदर आ जाता है, तो वो कैसे सुपीरियर होगा, आर्टिकल 3 उल्टा सुपीरियर होगा। सो आर्टिकल 3 ये बोल रहा है कि आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना तक क्लियर है, ओके, इतना तक क्लियर है। तो ये मिसेस इंदिरा गांधी को पसंद नहीं है। देखो अभी ये सब काम कौन कर रहा है, जुडिशियरी बोला ना, ये सब काम तो जुडिशियरी बोला है नाउ, और जुडिशियरी और यहाँ पे है लेजिस्लेचर। अभी लेजिस्लेचर क्या करेगा, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाना, इसका क्या है, इंटरप्रेट करना। अभी जुडिशियरी तो इंटरप्रेट कर दिया कि ये लॉ का मीनिंग क्या है, असली में मीनिंग आर्टिकल 13 में जो लॉ का मीनिंग क्या है उसका अंदर में 368 भी आता है बोल के बोल दिया। अभी लेजिस्लेचर का काम देखो, लेजिस्लेचर मतलब इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी का क्या गवर्नमेंट जो है वो बोला चलो हम आपको दिखाता है मेरा पावर, ठीक है, हम आपको पावर दिखाता है। 1971 में ये पावर में आया, ठीक है, इंदिरा गांधी पावर में आया, और बहुत इंपॉर्टेंट 24th अमेंडमेंट
एक्ट लाया, ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया और आर्टिकल 13 को ही बदल दिया, ठीक है। आर्टिकल 13 में एक आर्टिकल 13 का सब क्लोज 4 ना, ठीक है, आर्टिकल 13 का सब क्लोज 4 इंसर्ट कर दिया और उसमें क्या लिख दिया, उसमें ये लिख दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा ना क्या बोला, नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब ये आर्टिकल 13 में जो भी लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम अमेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें अप्लाई नहीं होता है, ऐसा बोल दिया। मैडम इंदिरा गांधी क्या करना चाह रहे, देख रहा ना, अमेंडमेंट जब भी आप करेगा उसमें आर्टिकल 13 कोई बाधा नहीं डाल सकता है, ऐसा बोल दिया। समझ में आ रहा ना, इस इन ए वे क्या बोल रहा है, आर्टिकल 368 को सुपीरियर कर दिया, अगेन आर्टिकल 13 से का ऊपर बना दिया, ठीक है। बोला है कि देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, नहीं आप नहीं कर सकता है, आर्टिकल 13 इज सुपीरियर देन आर्टिकल 368 बोला ना। यहां पे क्या बोला है, 24th अमेंडमेंट एक्ट में लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, अभी लॉ को बनाने का काम ये है ना, तो लॉ को ही बना दिया, ठीक है, बदल दिया इन ए वे क्या पूरा बदल ही दिया, ठीक है। ये सब क्लॉज एक तो घुसा दिया 4 और उसमें बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाप रे बाप, ठीक है, इतना बड़ा बात कर दिया, ठीक है। चलो इसका काम है, अभी आगे क्या हुआ है लेट्स, ठीक है, लेट्स डिग इनटू इट। अच्छा मतलब क्या बोला, एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। अच्छा तो अभी देखो, अभी थोड़ा सा ध्यान देखो, आर्टिकल 368 मेरा क्या है, आप लोग देखो एक बार, आर्टिकल 368 क्या था मेरा, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन था ना। तो इन ए वे आर्टिकल 38 को अनलिमिटेड पावर दे दिया ये अमेंडमेंट एक्ट से, कौन, मेरा इंदिरा गांधी, ठीक है, अमेंडमेंट। तो अभी देखो, अगर आर्टिकल 368 बहुत मतलब पावरफुल हो गया ना, इसका मतलब क्या, कल अचानक बोलेगा, कल सुबह उठेगा, मजा नहीं है ये इंदिरा गांधी को, तो बोले हमको अब फंडामेंटल राइट ही नहीं देना, हम फंडामेंटल राइट ही हटा देगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि वो लेजिस्लेचर में, ठीक है, वो लॉ बना सकता है, तो फंडामेंटल राइट ही छोड़ दो, ऐसा बोल देने से क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए ये 24th ये इसको अमेंडमेंट एक्ट को ना कभी कभी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते, इसमें मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था पूरा। ये क्या कहता है, न्यूज़पेपर फिर ये सब में ना जितना भी मीडिया है उसमें इसको मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा टर्म यूज़ किया था इसके लिए, ठीक है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। कल सुबह ये बोलेगा अचानक इंदिरा गांधी की होगा अभी से कोई इलेक्शन नहीं होगा, मेरा बेटा संजय गांधी होगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और उसका बेटा होगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि वो लेजिस्लेचर, ठीक है, उसके पास उतना मेजोरिटी होने से वो तो चेंज ही कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसका टर्म क्या टर्म दे दिया था, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नाउ अभी इतना कुछ हो जाने के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस हुआ। इसका डिटेल्स अभी हम नहीं बताएगा, ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, गोलकनाथ जो केस था उसमें कितना वो था, कितना लोग बैठा था, कितना इसका जज बेंच बैठा था, 11, ठीक है। 11 के बाद नेक्स्ट कितना बैठेगा, 13, 12 तो नहीं बैठता, ठीक है, और नंबर में होता है बोला था ना। तो इधर में 13 जज बैठा था,
जज बेंच, और ये अभी तक का हाईएस्ट जज बेंच है, ठीक है। 13 से ज्यादा कभी हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या हुआ था, 7:6 स्प्लिट डिसीजन हुआ था, ठीक है। माने 6 जो प्रो गवर्नमेंट था वो बोल रहा है कि इंदिरा गांधी बिल्कुल सही किए, 6 बोला कि नहीं अच्छा नहीं किए, डेमोक्रेसी को मार रहा है, ठीक है। बीच में एक तो बच गया था, जस्टिस खन्ना, ठीक है। जस्टिस खन्ना अभी 6 इधर चला गया, 6 इधर चला गया। जस्टिस खन्ना को डिसाइड करना था कि हमको इधर जाना है कि इधर जाना है। अगर इधर चला गया तो गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाएगा, और इधर चला गया तो गवर्नमेंट का ऊपर में लिमिटेशंस आ जाए। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसमें लैंडमार्क डिसीजन दिया था, और जस्टिस खन्ना अगेंस्ट द गवर्नमेंट गया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है। इसको ये जो केशवानंद भारती केस है ना, इसको लैंडमार्क केस बोलते हैं इसलिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लैंडमार्क केस? लैंडमार्क केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या इसको वाटरशेड बोलता है, वाटरशेड, वाटरशेड इन लीगल हिस्ट्री। अच्छा, वाटरशेड मतलब क्या है? आप लोग जियोग्राफी में पढ़ा होगा ये बात, ठीक है। अगर ये इंडिया है ना, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा जियोग्राफी भी जान लो, ठीक है। ये मेरा इंडिया है, देखो यहाँ पे मेरा वेस्टर्न घाट है ना, यहाँ से जितना भी ये नदी है इस तरह भी फ्लो करता है ना, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, और भी बहुत सारा महानदी, ठीक है। ये सब इधर से इधर फ्लो करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ से नर्मदा इस साइड फ्लो करता है ना, थोड़ा सा ऊपर बना दिया, थोड़ा सा नॉर्थ बना दिया, थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, नर्मदा। फिर यहाँ पे मेरा अरावली रेंज, ठीक है। यहाँ पे विंध्या रेंज है, ठीक है, विंध्या रेंज एंड ये क्या नाम था उसका, विंध्या और क्या है देख लेना, ठीक है, हमको याद नहीं आ रहा अभी। ये है अरावली। तो अरावली का इस साइड जितना है सब इधर ही जाएगा, और इस साइड जितना है ये इधर अरेबियन सी में जाएगा। और मतलब ये जो देख रहा ना, अब अलग कलर से कर, ये जो है ना, ये इंडिया का क्या है, वाटरशेड है। मतलब वाटरशेड मतलब क्या है कि वाटर को डिवाइड करने वाला, ठीक है। इस साइड का इधर ही जाएगा, इस साइड का इधर ही जाएगा, पार नहीं करेगा कोई ये पहाड़ लोग को, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, हिमालय। हिमालय को तो पार करता है, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र इसको पार करके आता है, ठीक है। यहाँ से सतलज पार करता है, इंडस पार करता है, ठीक है, सब पार ही करता है। तो वो इसलिए ये जो है मेरा हिमालय जो है वो ट्रू वाटरशेड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लोग वाटरशेड है, ठीक है ना। वाटरशेड मतलब उसका वो बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। वाटरशेड मतलब समझ गया होगा आप लोग, ठीक है, ओके ना। तो केशवानंद भारती इतना लैंडमार्क जजमेंट था, इसलिए इसको वाटरशेड इन लीगल हिस्ट्री बोलता है। उसमें बोला क्या था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट upheld 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट माने इधर में इंदिरा गांधी जो किया था ना, बोला कि हम क्या कर रहा है, आर्टिकल ये सब क्लोज 4 ला रहा है आर्टिकल 13 में, जो क्या बोलता है, जो ये बोलता है कि आर्टिकल 368 जब भी हम यूज़ करेगा गवर्नमेंट, ठीक है, जब भी यूज़ करेगा पार्लियामेंट, आर्टिकल 13 उसको नहीं रोक सकता है। यही बोला था ना 24th अमेंडमेंट एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है वो जो भी किया है वो सही है, समझ में आ रहा ना, सही है बोला, ठीक है, वो बिल्कुल सही है बोला। अभी ध्यान दो, अभी अच्छा से ध्यान देगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एंड एब्रिज, ठीक है,
चेंज कर सकता है आप फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, कर सकता है, सिंपल। बट इसमें इसका मतलब क्या है कि एक ये बात तो बोल दिया कि पार्लियामेंट का पास वो पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है, बट एक बहुत बड़ा बट क्या, इट इज माने पार्लियामेंट इज लिमिटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ये है लैंडमार्क जजमेंट। क्या बोला है पार्लियामेंट, हाँ फंडामेंटल राइट को आप चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकने से तो क्या होना था, पहले में जो प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिस समय में जमींदार लोग के पास बहुत ये था, बहुत लैंड था ना, ठीक है, और वो लोग देना नहीं चाह रहा था, और विदाउट लैंड जवाहरलाल नेहरू रोड या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सक रहा था। तो फंडामेंटल राइट को तो थोड़ा सा अमेंड करना जरूरी तो था ही, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में, ये बोला है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट इट इज लिमिटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ये बोला है सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि चलो आप इसको करो, ठीक है, फंडामेंटल राइट को आप वो करो, क्या करो, अमेंड करना तो करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो, ठीक है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को, ये लोग कुछ एक सोच के बनाया था ना कि हम लोग इंडिया को क्या बनाना चाहता है, डेमोक्रेसी बनाना चाहता है, इंडिया को हम लोग क्या बनाना चाहता है, सेक्युलर बनाना चाहता है, इंडिया को हम लोग सॉवरेन बनाना चाहता है, सोशलिस्ट बनाना चाहता है, ठीक है। तो इंडिया कुछ एक आइडिया में टिका हुआ है ना, कुछ आइडियाज में तो टिका हुआ है ना। ये जो फैब्रिक है ना, ये बेसिक फैब्रिक को आप नहीं बदल सकता। मतलब क्या है कि आप 24th अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, मैडम इंदिरा गांधी जो इसको लाया है, वो चलो आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर लो, बट आप ये नहीं बोल सकता है कि नहीं हम लोग डेमोक्रेसी ही हटा देगा। कल से संजय गांधी विदाउट इलेक्शन ये क्या होता है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि आप ये जो डेमोक्रेसी को हटा देगा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक फैब्रिक का पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज नहीं करते हुए आप जो चेंज करना है आप फंडामेंटल राइट में चेंज करना है, करो। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अभी देखो, अभी मजा बात ये, ठीक है, अभी मजा बात ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये डिफाइन नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। वो केस टू केस बेसिस में ये धीरे धीरे करके हम लोग को पता चला है कि अच्छा ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे बोल के धीरे धीरे जो केसेस आया है ना उस समय में पता चला। तो 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आइडिया ये कौन सा केस में आया था, नीचे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन में केशवानंद भारती केस होगा, आप उसको क्या करना है टिक मार के आ जाना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी देखो, अभी खेल कैसा, पॉलिटिक्स कैसा खेलता है, देखो देखो पॉलिटिशियन लोग बहुत खतरा होता है, ठीक है। अभी देखो खेल कैसा खेले, इंदिरा गांधी को ये थोड़ा सा मजा नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर को देखो, कभी भी कुछ भी अमेंड करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल जो मेरा 368 है, आर्टिकल 368 जो है उसका पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना, है कि नहीं। ये बात किसको मजा नहीं आया, मैडम इंदिरा गांधी को। मैडम इंदिरा गांधी बोला चलो आप बहुत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, अभी हम दिखाएगा आपको हम क्या कर सकते। 1976 में
वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया। क्या लाया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया। कौन? मिसेस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें क्या किया देखो, पहले किस में चेंज किया था? 24th अमेंडमेंट एक्ट में 13 को चेंज किया था ना, 13 को अमेंड किया था। इसमें क्या किया? 42nd अमेंडमेंट में 368 को ही चेंज किया, आर्टिकल 368 को ही डायरेक्ट बदल दिया जा। और उसमें क्या बोला? उसमें भी दो सब क्लोज डाला था, ठीक है, 2 क्लोज डाला था। क्या बोला कि आर्टिकल 368 4, ठीक है, फोर्थ क्लोज जो क्या था कि नो अमेंडमेंट, क्या बोला है? नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, नो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग, नो अमेंडमेंट, ठीक है, नो अमेंडमेंट इंक्लूडिंग, पहले लिख लो तब तो, इंक्लूडिंग पार्ट 3 कैन बी चैलेंज्ड इन ए कोर्ट। क्या बोला? नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग पार्ट 3 कैन बी चैलेंज इन, मतलब कोई भी अमेंडमेंट अगर हम आर्टिकल 368 को यूज करके अमेंडमेंट कर रहा है तो उसको आप कोई भी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग पार्ट 3। पार्ट 3 को भी अगर हम चेंज करने से आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह हो रहा है कि आर्टिकल 368 को फिर से पावर दे रही है। कौन दे रहा है? इंदिरा गांधी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि इन ए वे यही बोल रहा है कि नो जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू नहीं कर सकता है कोर्ट, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, नो जुडिशियल रिव्यू टू एनी अमेंडमेंट, ठीक है, इतना बोल दिया ना। और एक डाल दिया, ये तो थोड़ा चलो लिखा ही है, और क्लियर करने के लिए वो और एक क्लॉज डाला था, 2 क्लॉज डाला था, बोला ना 4 and 5। इसमें क्या लिखा है? देयर इज नो लिमिटेशन, आप लोग पहले लिख लो, बता रहा है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन पार्लियामेंट रिगार्डिंग इट्स अमेंडिंग पावर। क्या बोला है? नो लिमिटेशंस, मतलब पार्लियामेंट का कोई भी जो अमेंडिंग पावर है उसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं। इसका मतलब क्या है? जब ये केशवानंद भारती केस में कनेक्ट करो, अभी ये सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, यू आर लिमिटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, फिर यहां ये लोग बोल रहे हैं कि नो लिमिटेशन, मतलब आर्टिकल 368 को पूरा सुप्रीम बना रहा है ये लोग, ठीक है, मैडम इंदिरा गांधी, ठीक है, तो नो लिमिट बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि नो बेसिक, नॉट लिमिटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। इन ए वे यही बोल रहा है ना, डायरेक्टली तो ये नहीं बोल रहा है, लेकिन यही तो मीन कर रहा है। नो लिमिट जब बोल रहा है तो बेसिक स्ट्रक्चर भी लिमिट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बवाल मच गया इसका बात, ठीक है, 1980 पहुंच गया। देखो, जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जाता नहीं तब तक डिसीजन नहीं होता, ठीक है, तब तक जजमेंट नहीं होता। तो 1980 पहुंच गया, ठीक है। 1980 में मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल्स केस हुआ, मिनर्वा मिल केस या मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला, बहुत हल्ला मचाया आप मैडम इंदिरा गांधी, वी आर स्ट्रक डाउन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारा ये किया था, बहुत सारा अमेंड हुआ था, सिर्फ आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368 को सिर्फ अमेंड नहीं किया था, बहुत सारा अमेंडमेंट था। इसको इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, ठीक है। इसका जो ये पार्ट था, आर्टिकल 368 सब क्लोज 4 एंड 360 अभी जो हम लोग पढ़ा था, ठीक है, ये दोनों को क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक डाउन किया ये दोनों आर्टिकल को, ठीक है। और बोला कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू
ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये ही एक पार्ट है, ये इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा ना? क्या बोला कि आप जुडिशियल आर्टिकल 4 में क्या बोला है, ये सॉरी आर्टिकल 368 का 4 में कि जुडिशियल रिव्यू ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं, आप जुडिशियल रिव्यू को ही नहीं हटा सकता क्योंकि ये खुद ही एक बेसिक स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा ना? तो कैसा कनेक्ट हो रहा है, देख रहा ना? पहले सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर से लिमिटेड है आप और ये लोग फिर क्या बोलता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 368(4) क्या बोल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू ही नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, जुडिशियल रिव्यू है ही नहीं, कैसा होगा? ये तो है ही, इसको आप हटा ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो ये अमेंड किया है वही गलती है, इनफैक्ट इसको ही डायरेक्ट गलती बोल दिया, यही गलती है। तो आपका इसका अंदर में जो लिखा हुआ है वो तो रॉन्ग है ही। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा। नीचे ऑप्शन में जुडिशियल रिव्यू भी होगा तो मार के आ लेना है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा ना? या तो ऐसा बोलेगा कि इन विच केस इन सुप्रीम कोर्ट द जुडिशियल रिव्यू वॉज डिक्लेयर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑब्वियसली मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर नहीं होता तो हमको लगता है, हमको क्या लगता है, हमको लगने से क्या होता है, एक्सपर्ट्स लोग को लगता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स लोग को लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं टूट जाना था। ठीक है, इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है और वो अभी तक चल रहा है, अभी तक एक बार भी वही सेम कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। पाकिस्तान को देख लो। ठीक है, अभी आप लोग नेपाल को भी देखो। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम में। ठीक है, देखो ये लोग का तो कितना बार ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। कोई एक पावर में आता है वो अपना हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है, कोई अलग पावर आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन हटा देता है, अपना नया एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वहां पे ये सेपरेशन ऑफ जो पावर है ना, इतना अच्छा से नहीं किया। हम लोग इंडिया के केस में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत अच्छा से किया, मतलब जुडिशियरी को इतना अच्छा से पावर दिया है ना, इतना अच्छा से पावर दिया है कि मतलब जुडिशियरी हम लोग को कहीं ना कहीं बचाया। ये इंडिया को अगर कोई कुछ बचाया है ना, ये तीनों विंग से, तो जुडिशियरी बचाया। समझ में आ रहा ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई बचाया तो जुडिशियरी बचाया। इंडिया अभी तक टूट गया होना था, हमको लगता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स को लगता है। ठीक है, नाउ एग्जाम में अगर मेंस टाइप का ऐसा कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग देखने से एक्सपर्ट्स लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, हालांकि वो तुम्हारा ओपिनियन होने से भी अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। ठीक है, तो अभी तक का हम क्या क्या अभी तक जो भी हम बोला, तो अभी तक का ये नोट है। ठीक है, नोट ये सब तो कहानी था। ठीक है, कहानी से बहुत चीज़ याद रहता है, इसलिए हम कहानी बता दिया। ठीक है, नहीं तो हमको मेन चीज़ तो हमको यही बोलना था कि फंडामेंटल राइट अमेंडेबल तो है ही। ठीक है, अमेंडेबल है, बट क्या सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम यही बोलना चाह रहे। ठीक है, अच्छा, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन सा केस में आया है फर्स्ट टाइम? बर्थ कहाँ हुआ? केशवानंद भारती केस। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुआ है ऐसा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, स्पेशली ये एपीसीएस में तो इतना डेप्थ का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। फिर भी लिख के रखो, कहीं अचानक आ जाए तो फिर क्या करें। बर्थ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहाँ है? केशवानंद भारती केस। फिर कभी कभी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम यूज्ड,
फर्स्ट टाइम यूज्ड, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहाँ पे फर्स्ट टाइम, कहाँ कौन सा केस में यूज हुआ था बोलने से आप लोग ये याद कर लो, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, याद कर लेना। फिर थर्ड पॉइंट ये कि इन विच केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज इवोल्व्ड, तो वो क्या है, मिनर्वा मिल, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो पढ़ा था, मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, ये 3 चीज याद कर लेगा। ठीक है, कुछ चीज हम याद करने दे रहे हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ये जो हम जो भी पढ़ा रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम ये चीज सब आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ठीक है, एमसीक्यूज सॉल्व करते जाना है। ठीक है, एमसीक्यूज आप जितना सॉल्व करेगा, देखो हम तो आप लोग को फाउंडेशन दे रहा है ना, फाउंडेशन में बिल्डिंग आप लोग को ही लगाना है। ठीक है, ये एमसीक्यूज यूज से आप लोग बिल्डिंग आप लोग खुद खड़ा करना है। ठीक है, फाउंडेशन हम दे रहा है और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम दे रहा है। ठीक है, आप लोग जस्ट बिल्डिंग खड़ा मत करो, गिरेगा। ठीक है, फाउंडेशन हम दे रहा है, उसके ऊपर में एमसीक्यूज आप लोग देखो। आप लोग को जैसा स्पेशली ये एपीसीएस में तो क्या होता है कि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आता है, तो आप लोग लूसेंट ले सकते हैं। ठीक है, लूसेंट जनरल नॉलेज, उधर में आपको भर के मिलेगा, क्या मिलेगा, फैक्ट्स। ठीक है, भर के मिलेगा, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, लूसेंट को फाउंडेशन यहाँ से बनाना और लूसेंट से आप लोग क्या कर लेना, फैक्ट्स ले लेना। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हम दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लोग को हम बहुत दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इतना तक हो गया। ठीक है, तो आज के लिए ये लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करता है। ठीक है, क्योंकि कितना लंबा हो गया हमको पता नहीं। ठीक है, ये लेक्चर। ठीक है, तो अभी तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, आप लोग मस्ती करो, मस्ती में पढ़ो, खुशी रहो। इसके बाद we will meet soon. May God bless you.